बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जनाब छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट खुलवा के फैसले की डेट अनाउंस करने के लिए काज लिस्ट जारी करवा दी। वो क्या करने जा रहे हैं? क्या वो जो शो काज नोटिस एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी किया गया था वो विड्रा करने वाले हैं? क्या वो चीफ जस्टिस समेत 4 जजों को, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देने वाले हैं? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के बेंच की कार्रवाई के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी आज लगी हुई है। जस्टिस जमाल खान मुद्दोकेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा। आज क्या होने जा रहा है, क्या अनहोनी होने वाली है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और फिर मलिक रियाज के खिलाफ फौज जो है वो क्यों अचानक मुतहर्रक होगी, यानी मुख्तदरा अचानक क्यों मुतहर्रक होगी है, और मलिक रियाज की चीखें क्यों निकल रही हैं? ये कुछ शायद में भी ऐसा भी हो सकता है, उसकी तफसीलात आगे जाके हम बयान करेंगे कि जनाब मलिक रियाज, फैज़ हमीद और इमरान खान का कोई गठजोड़ है और उसकी तफसीलात जो हैं वो पकड़ी गई हैं। सादिक संजरानी साहब जो हैं उनकी जो स्कैनिंग हो रही है वो भी शायद इसी सिलसिले के लिए हो। ये 2 मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहले मलिक रियाज वाला ही इशू जो है इसको जनाब निपटा देते हैं, और फिर हाँ, एक और चीज़ जो है, ये जो अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर की मुलाकात पेशावर में, उस हवाले से जो खबरें शबरें आती रहती हैं, तो बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि जनाब 2 ऐसे लोग थे जिनको ना गौहर साहब जानते हैं, ना अली मीन गंडापुर साहब जानते हैं, 2 फौजी अफसर। तो ये भी बता देते हैं हम जनाब फौजी अफसर कौन थे। तो अव्वलन तो मैं फिर इस खबर पे कायम हूँ, अपनी इस खबर पे एक दफ़ा फिर इयादा करता हूँ अपनी खबर का कि जनाब ऐसी कोई मुलाकात अलहदा कमरे में हुई ही नहीं, बल्कि जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जनाब किसी भी सियासतदान से आज तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने कोई मुलाकात नहीं की। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी सियासतदान के साथ कभी आज तक उन्होंने मुलाकात की ही नहीं। वो मुलाकात जब वो आए हैं गंडापुर साहब के साथ, जो चंद लम्हों की गुफ्तगू होती है, जहाँ जब उन्होंने दरख्वास्त की जनाब वो भी आया हुआ है बैरिस्टर गौहर, जनाब उसके साथ भी ज़रा 2 मिनट दे दें। और वापसी पे वो जो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब कि टोटल दोनों मुलाकातें जो हैं वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, 30-40 सेकंड की दूसरी मुलाकात थी, और उसी हाल में खड़े खड़े वो मुलाकात थी आसिम मुनीर साहब की उन लोगों के साथ। तो उसमें ज़ाहिर उन्होंने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की, इमरान खान के एनआरओ की कोशिश की होगी उन्होंने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, तो उन्होंने ये कह दिया नहीं नहीं मेरा मेरा शोबा ही नहीं है, आप वहाँ बात करें, सियासतदानों के साथ बात करें, तो इधर मेरे साथ जो ये गुफ्तगू करने का तो क्यों नहीं है। तो ये, और जो 2 अफसर जो वो कहते हैं अपनी खबर में वजन डालने के लिए बता रहे हैं जनाब कि 2 ऐसे अफसर भी उस मुलाकात में मौजूद थे जिनको ना बैरिस्टर गौहर जानते थे, ना अली मीन गंडापुर साहब जानते थे। वो 2 अफसर ऐसे थे जिनको कोई जान ही नहीं सकता, कोई सहाफ़ी भी नहीं जान सकता, क्योंकि उनका जो काम है वो सहाफ़ियों के साथ ना डीलिंग उनका काम है, ना सहाफ़ियों या सियासतदानों के इंटरेक्शन उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। वो कौन सा बान है? ये दरअसल जो मीटिंग थी ये अफगानिस्तान और दहशतगर्दी और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से थी। तो उसी से मुतल्लिका 2 अफसर ISI के वो इस मीटिंग में शरीक थे, और वो एक तो जनाब ISI के हेडक्वार्टर में बैठते हैं, वो जो काउंटर टेररिज्म विंग है ना उसके हेड थे मेजर जनरल साहब, और एक जो पेशावर में इस शोबे को देखते हैं काउंटर टेररिज्म वाले को, वो ब्रिगेडियर साहब थे। वो 2 अफसर थे। अब आपने इन 2 फौजी अफसरों की बुनियाद पे अगर खबर में सनसनी डालनी है तो आपकी मर्जी, असल सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और दूसरा जो मैं करूँ, सादिक संजरानी साहब वो भी रडार पे आए हुए हैं। तो वो रडार पे क्यों आए हैं? रडार पे जनाब वो फैज़ हमीद साहब वाला जो केस है ना, उसी में ना सिर्फ वो, बल्कि मैंने अर्ज किया था कि 30-35 लोग हैं जिनके साथ सियासतदान हैं, जिनके साथ इनका रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद साहब के जो राब्ते शाब्ते थे वो पकड़े गए हैं। ज़ाहिर है वो सारे डाटा शेटा उन्होंने निकाल लिया, फ़ोन में जो भी था वो किसी और का नंबर लेके इस्तेमाल करते थे या अपना नंबर इस्तेमाल करते थे, सिमें बदलते रहते थे, सारी चीज़ें पकड़ी गई हुई हैं। और जो फैज़ हमीद साहब है बड़े समझदार हैं, वो
सामने तो ज़ाहिर है अदालत में जाके उन्होंने क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन जो तफ्तीश या इंक्वायरी या उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, हाँ जनाब फलां भी था फलां भी था। अब सादिक संजरानी साहब के साथ भी उनके जो मामला थे, रिटायरमेंट के बाद भी कोई राब्ते शाब्ते थे उनके। अब सादिक संजरानी साहब जो हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन ख्याल ये है, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये क्लियर हो जाएंगे सादिक संजरानी साहब। ज़ाहिर है राब्ते तो होते हैं, लेकिन वो हो सकता है उनके हाथों इस्तेमाल ना हुए हों। जो उन्होंने कोशिश की थी कि आर्मी चीफ आसम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान ने, अब इसमें एक और नया नाम जो है वो सामने आया है, और वो नाम है जनाब मुल्क रियाज साहब बहरिया टाउन वाले जो हैं, उनका नाम जो है वो सामने आया है। वो भी फैज़ हमीद साहब के साथ राब्तों में थे, इमरान खान के साथ भी राब्तों में थे, और सहूलतकारी का काम भी वो करते थे, अपने लिंक्स इस्तेमाल करते थे इनके लिए। जब ये अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत कराने के लिए तहरीके अदम एतमाद आई है, और उसके बाद 9 अप्रैल से मेरे ख्याल इन्होंने शुरू कर दिए थे जलसे जुलूस, पता नहीं 66 पता नहीं कितने जलसे कर दिए थे इमरान खान साहब ने। तो वो उन जलसों के लिए, जुलूसों के लिए जो रकम थी ना, रकम वो कौन देता था? वो रकम आती थी जनाब मलिक रियाज साहब की तरफ से। ये ज़राए से मैं खबर दे रहा हूँ, मैंने कोई कौम नहीं देखे, सच्ची बात है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ना मलिक रियाज साहब जो है वो, उसके पीछे जो फिनांस था, जो रकम थी, पैसा था, वो मलिक रियाज साहब का था, और अंधाधुंध था, तमाम खर्चे वो करते थे। और दूसरी चीज़ ये सामने आई है कि एक हमारे साफ़ी हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वहाँ वो इनकलाबी साफ़ी हैं जनाब, तो उनके बारे में ये पता चला है कि जनाब मलिक रियाज साहब के लिंक्स इस्तेमाल हुए थे उन्हें मुल्क से निकालने के लिए। ये भी एक खबर है। और फिर फरागोगी का खर्चा अभी तक मलिक रियाज साहब जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पैसे पूछे ओ बस कहते नहीं होंगे ना, या मेरे को पैसे मुक गए, मलिक साहब कोई वजीफा से फलाओ, इस तरह निकाल। और फिर एक और सीनियर सियासतदान है, हमारे साबिक स्पीकर हैं, उनके जो साहबजादे हैं वो रहते हैं जनाब इंग्लैंड में, उनका जो खर्चा खुर्चा है वो भी दुबई से जाता है। और दूसरा मलिक रियाज साहब जो कहते हैं मैं गवाही नहीं दूंगा, तो मैं ये पक्की खबर आपको दे रहा हूँ कि जब ये दुबई चले गए हैं और पहली मरतबा इन्होंने वादा माफ गवाह बनने के लिए इशारे दिए थे, ठीक है मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में शायद वो फैज़ हमीद साहब की बातों में आ गई या क्या मामला हुआ, फिर उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाले केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से या वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया। तो अब उन्होंने, ये चंद दिन पहले की बात है ना, जब ये नैब वालों ने एक प्रेस जारी की थी जनाब, जिन्होंने दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो 2 नंबर पैसों, लूट मार का पैसा है, वो फलां फलां केस में भगोड़े हैं मलिक रियाज साहब, तो उनकी वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, दुबई हुकूमत से भी रब्ता किया जा रहा है वगैरह वगैरह, कि उनको वापस लाना है। तो उसके बाद मलिक रियाज साहब ने जनाब एक प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने भी प्रेस नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में अंग्रेजी और उर्दू में ये पैगाम दिए कि जनाब मुझे मजबूर किया जा रहा है वादा माफ गवाह बनने के लिए। इमरान खान, नाम नहीं लिखा उन्होंने, इमरान खान के खिलाफ ही, तो वो जनाब मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, पहले भी मेरा यही था, अब भी मेरा यही है वगैरह वगैरह, इस तरह के उन्होंने जो गुफ्तगू, मेरा बड़े राज है 30-35 साल के सबूतों के साथ, तो मैं आश्कार कर दूँ। तो फिर तमाम लोग जो है, संजीदा लोग, सब ने ये कहा कि जनाब दसो जेडे राज ने तुड़को पता लगे, नंगे करो ना सारे। तो पंजाबी कहते हैं अपना झगा चुकोगे तो अपने ढिड नंगा करोगे, कि अगर ये करेंगे राज अफशा तो ये खुद भी तो उसमें मुलव्वस है ना, रिश्वत देने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नमी होते हैं, दोनों गुनाहगार होते हैं, दोनों सजावार होते हैं। तो फिर ये किसका नाम लेंगे और फिर क्या करेंगे, और फिर फैज़ हमीद का नाम, इमरान खान का नाम लेंगे ये मलिक रियाज साहब। तो मलिक रियाज साहब का जो फैज़ हमीद और इमरान खान के साथ गठजोड़ था, और फिर ज़ाहिर है ये गठजोड़ जो था ये तो था फौज के अंदर इनकलाब लाने के लिए, हाफिज आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए, ये सारा जो भी कर रहे थे इमरान खान साहब, जलसे जुलूस जो भी थे इनके, वो तो यही थे। और इन्होंने एक मौके पे ये भी कहा था उनकी बजाय तो उनको बना दिया जाए, और फिर आखिरी वक्त तक रुकावटें डालते रहे। बल्कि जब इनको गोली लग गई थी उस वक्त भी ये, जब वजीराबाद में वाकया हुआ तो ये उधर ही जा रहे थे ना, रावलपिंडी की तरफ, और फिर आखिरी दिन रावलपिंडी पहुंच भी गए थे उनके तकर्रर से 1-2 दिन पहले। ये जब तकर्ररनामा जारी होने से 1-2 दिन पहले ये पहुंच गए थे वहां, चल के स्टेज पे गए थे, हेलीकॉप्टर पे गए थे जब,
वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे उन्होंने। तो ये अब ये सारे ताने बाने अगर इस तरफ जा रहे हैं, तो फिर जो मलिक रियाज साहब है वो अपनी निजी महफिलों में ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो आर्मी चीफ है मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो तो शायद वजह ये बयान करते हैं जनाब वो जो मैंने गिफ्ट शिफ्ट देता था फराग गोगी के जरिए खतून अबुल बुशरा बेगम को, तो शायद वो जनाब उन्होंने ये बुरा बनाया इस चीज़ को, ये जो करप्शन है, तो इसलिए मेरे खिलाफ हैं। लेकिन वो पता ये चला है कि इसलिए हो सकता है इसलिए भी खिलाफ हो कि इन्होंने उनका रास्ता रोकने के लिए या फौज के अंदर बगावत दिलवाने के लिए मलिक रियाज साहब ने फैज हमीद और इमरान खान का साथ दिया था। ये सरसरी पूरी कहानी है। और दूसरी ये बात कि बुशरा बेगम और इमरान खान के इद्दत वाला जो केस है वो जनाब लग गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आजम खान की अदालत में। ये ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा दी थी दोनों को, मियाँ बीवी को, इस इज्जत वाले केस में। और फिर जो उसके बाद वाली ऊपर वाली अदालत थी सेशन कोर्ट, उसने इन दोनों को बरी कर दिया था। और अब उस बरीयत के खिलाफ जो है वो खबर मानिका ने अपील फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो लग गया जनाब आजम खान के खिलाफ, आजम खान साहब की अदालत में। और ये पीटीए वाले आजम खान के खिलाफ जनाब इन्होंने बहस खड़ा कर लिया, जनाब जूनियर जज हैं ये है वो। यार जज ने ना, एडिशनल जज ने, या यानी अभी 1 साल बाद कन्फर्म होना ना उन्होंने, ये तो ज्यादा मोहतात होते हैं, एडिशनल जज भी होते हैं, इनसे तो इंसाफ की ज्यादा तो रखनी चाहिए। तो बहरहाल ये अब जनाब उनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन शुरू कर दी हुई है। और वो इद्दत वाला केस जो है ना, वो कहते हैं ना कि इजी ना लो, ये ऐसा केस नहीं है सर। वो तो जो लिबरल्स हैं या फिर इस्लाम से हट के नजरियात रखने वाले, इस्लामी अहकामात से हट के नजरियात रखने वाले लोग हैं, खवातीन के हकूक के अलमबरदार जो लोग हैं, वो उन्होंने शोर मचाया हुआ है इद्दत वाले केस में। लेकिन जो ताज़ीरात पाकिस्तान है और जो इस्लामी अहकामात हैं उनके मुताबिक तो अगर इद्दत के दौरान निकाह हो और फ्रॉड के साथ शादी की तकरीब मुनक्कद की जाए तो उसमें उसके लिए तो सज़ा मुकर्रर है, ताज़ीरात पाकिस्तान में सज़ा मुकर्रर है। तो बहरहाल ये इसको ईजी ना लें। अब अगर केस की अपील लग गई है तो इसका जो नतीजा है वो हो सकता है इनकी ख्वाहिशात के या इनकी उमंगों के बरक्स हो, वो फैसला बरकरार रहता है या नहीं रहता है, ये तो फिर आगे जाके ही पता चलेगा। और आखिरी जो बात है वो ये कि जनाब जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने जनाब काज लिस्ट जारी कर दी है। और वो जो काज लिस्ट है वो 26 तारीख को इतवार वाले दिन जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाई, मुतलका अमला आया और वो जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पे वो चढ़ा दी गई कि जनाब आज 27 जनवरी को वो जो शोकाज नोटिस था नज़र अब्बास को, जो इन्होंने एक हुक्म जारी किया था 13 जनवरी को पहले, फिर 16 जनवरी को, तो जनाब उसके मुताबिक जो है वो बेंच नहीं बना और वो केस जो है वो हमारे बेंच के सामने नहीं लगाया गया। तो उसमें जो यानी कि अदालती अहकामात से रूगर्दानी का जो केस है उसका इन्होंने फैसला जो महफूज किया था वो फैसला आज 27 तारीख को ये सुनाने वाले हैं। काज लिस्ट के मुताबिक मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी का जो बेंच है वो ये फैसला जो है जो उन्होंने महफूज किया था ये अनाउंस करेगा। जबकि आज ही के दिन ये 6 रुकनी बेंच के सामने जो इंट्रा कोर्ट अपील है नज़र अब्बास की, जिसमें उन्होंने शोकाज नोटिस जिनमें जारी किए गए थे इस बेंच की तरफ से, उनकी समाअत कर रहा है 6 रुकनी बेंच। अब जो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने जब तक कार्रवाई की है उसके बाद या उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं और जो अदालती मावनीन पेश हुए हैं उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसके बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है, क्या वो जो फैसला है वो क्या फैसला आ सकता है। अब देखिएगा ये कि 13 तारीख को इनके सामने कस्तों वाला केस लगता है जिसमें वो कहते हैं जनाब, और वो वकील जो हैं दरखास्त गुजारों के वो इस्तदा करते हैं जनाब ये तो आपका केस नहीं, रेगुलर बेंच में गलती से शायद लग गया, तो ये तो जनाब आईनी बेंच का केस है, तो आईनी बेंच को भेज दें। ये बेंच जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल था। तो इन्होंने जो कहा कि नहीं जनाब हम देखेंगे कि जनाब हमारे पास अगर केस लग जाए तो क्या हमारी मर्जी के बगैर जो है ये आईनी बेंच को मुंतकिल किया जा सकता है। ये तो जनाब हमारे इख्तियारात पे कतगन है, अदलिया की आज़ादी पे क्यों मसाइल बन गए हैं। जो आइन का आर्टिकल 191A है जिसके तहत आईनी बेंच तश्कील पाता है और ये 26 में आईनी तरमीम का हिस्सा है, तो जनाब हम तो इसका जुडिशल रिव्यू करेंगे
अदालती जायजा लेंगे इस बात का, और 16 तारीख को जनाब तैयारी करके आना। 16 तारीख को जनाब बेंच बदल जाता है। इरफान सादत खान साहब की जगह जनाब अकील अब्बासी साहब शामिल हो जाते हैं। अकील अब्बासी साहब जो हैं, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये जो अपीलें आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जेर नजर अपीलें थी 13 तारीख को, तो उनका जनाब उन्होंने फैसला किया, तो उन्हीं के फैसले के खिलाफ ये अपीलें हैं, तो वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो इन्होंने 16 तारीख को फिर ये 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने ये कहा कि जनाब शायद में भी 20 तारीख अगले दिन हफ्ते को उन्होंने कहा जनाब ये केस जो है ना, पुराना बेंच बहाल किया इन्होंने अपने जुडिशियल ऑर्डर के जरिए, और ये कहा कि जनाब इसको जनाब उसी बेंच में ये केस जो है ये लगाया जाए। हमने 191A यानी कि 26 में आईनी तरमीम का जुडिशियल रिव्यू करना है, अदालती जायजा लेना है। 17 तारीख को जनाब ये मामला जो है, ये नजर अब्बास साहब एक नोट लिखते हैं, जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल थे, उन्होंने जनाब ये हुक्म आ गया, तो उस पर 17 तारीख को एक कमेटी बैठ जाती है जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत जिन्होंने फैसला करना होता है जनाब केस जो है ये बेंचों की तश्कील या मुकदमात की तफवीज़ जो है उस हवाले से, तो इनको बुलाया जाता है। मंसूर अली शाह साहब भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, तो ये नहीं जाते हो कहते मैंने तो जुडिशियल ऑर्डर कर दिया हुआ, तो बस वही मेरा जो है वही मेरी राय है। तो उस पर जनाब वो कमेटी जो है वो बैठती है, और कमेटी बैठ के यानी कि उसमें 2 याहिया फरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, ये मंसूर साहब नहीं जाते, वो ये भेज देते हैं आईनी बेंच को। जनाब ये तो आईनी बेंच का मामला है, और आईनी बेंच में जब जाता है, आईनी बेंच की भी एक अलग कमेटी है जजेस कमेटी, तो वो जनाब वो किस पे मुश्तमिल है, वो अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मदर साहब और जमाल खान वकील साहब। तो वो ये फैसला करते हैं कि 27 तारीख को 27 जनवरी को हम ये केस जो है ये सुनेंगे, यानी वो काज लिस्ट जारी हो जाती है उसकी भी। तो ये जब अगले हफ्ते लगता है तो ये कहते हैं इनके पास केस ही नहीं होता, और बेंच भी बदल जाता है। मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब 2 रुकनी बेंच होता है, तो यानी ये हवा में ही, कोई उनके सामने फाइल नहीं होती। तो वकील आते हैं जनाब सलाहुद्दीन साहब कराची से, वो कहते हैं वो आज केस लगा हुआ था लेकिन वो तो लिस्ट में नहीं है, तो अब क्या करें। ये जनाब आस्कोर्ट नोटिस ले लेते जनाब हमने जो हुक्म जारी किया था 16 तारीख को जनाब हमारा बेंच बहाल किया जाए, और उसी बेंच के सामने जनाब ये लगा दिया जाए। तो वो क्यों नहीं लगाया गया, वो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब को बुला लेते हैं, वो बीमार थे, उनकी जगह डिप्टी पेश होता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार पेश होते हैं, फिर जनाब ये उनको शोकाज नोटिस जारी कर देते हैं नजर अब्बास साहब को, एडिशनल रजिस्ट्रार जो है जुडिशियल। तो उनको वो ओहदे से हटा भी दिया जाता है कि जनाब जो एक रेगुलर बेंच में आपने वो केस क्यों लगाया, जो आईनी बेंच के इख्तियार समाअत में आता है, तो आपने वो क्यों लगा दिया। तो बहरहाल ये इन्होंने शोकाज फिर उसमें अदालती मावनीन मुकर्रर कर दिए, पहले मुनीर मलिक साहब मुकर्रर किए और साथ हामिद खान साहब मुकर्रर कर दिए। फिर अगली पेशी में अटॉर्नी जनरल साहब पेश होते हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो आपने वो लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो 26 में आईनी तरमीम के खिलाफ जिन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं, उनके ये वकला हैं। तो उन्होंने कहा चलो जनाब दूसरे ग्रुप का बंदा भी जिक्र कर लेंगे। फिर उन्होंने एहसन बून साहब, यानी कि इनके जेन में ग्रुप भी हैं कि कौन सा वकील किस ग्रुप का है। फिर उन्होंने ख्वाजा हारिस अहमद को उसमें अदालती मावन मुकर्रर किया, और मोहम्मद एहसन बून उन दोनों को मुकर्रर किया। अब जो अदालत में दलाइल हुए हैं, तो जो बेंच की कार्रवाई है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकी जो राय सामने आ रही है, जो ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं जज साहब की, मंसूर अली शाह साहब की और अकील अब्बासी साहब की, तो इनका नुक्ता नज़र ये है कि जब एक जुडिशियल ऑर्डर हो जाए तो फिर जो जजेस कमेटी है उसका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। उसने एक दफ़ा बेंच बना दिया तो उसके बाद वो मुकदमा वापस नहीं ले सकती, चाहे गलती के साथ ही वो मुकदमा जो है वो लग गया उनके सामने। ये इनका नुक्ता नज़र। हामिद खान साहब ने मुकम्मल जनाब सपोर्ट की, उनका जनाब बिल्कुल जो जुडिशियल ऑर्डर होता है वो इंतज़ामी ऑर्डर पर फोकियत रखता है। उन्होंने मुकम्मल तईद की इनके ख्याल की, जो बेंच का ख्याल था। और दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस अहमद और एहसन बून साहब जो हैं वो भी अदालती मावन थे, हत्ता के अटॉर्नी जनरल भी, वो ये कह रहे थे जनाब ये जो आप मुकदमा सुन रहे हैं ना, ये भी कानून के मुताबिक ठीक नहीं। यानी वो कह रहे हैं जनाब आप अपने इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं, ये गैर कानूनी आपने नोटिस लेके ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच जो है वो आईनी तरमीम का जायजा नहीं ले सकता। तो आपने ये कैसे 13 तारीख को ये नोटिस जारी कर दिया जनाब हमने आईनी तरमीम और आर्टिकल 191A का जो हमने जायजा लेना है, जुडिशियल रिव्यू करना है, और फिर 16 तारीख को आपने वो इख्तियार इस्तेमाल किया, खुद ही एक बेंच बना दी और खुद ही तारीख मुकर्रर कर दी। तो ये भी आपका इख्तियार नहीं है। हमने भी देखा है अगर
लार्जर बेंच बनाना हो, जो कुछ भी करना हो, तो वो जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस को मामला भेजते हैं। तो वहां क्योंकि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है अकेले बाहर, तो फिर वो जजेस कमेटी को भेजना था कि जनाब ये हम कह रहे हैं और ये जो है वो लार्जर बेंच बना के या पुराने वाला बेंच जो है उसमें ये लगाया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया। अब एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने अपने खिलाफ जो शोकत को नोटिस जारी हुआ था और ये जो बेंच की कार्रवाई थी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब वाला जो बेंच था, तो इस कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज कर दिया इंट्रा कोर्ट अपील में, और इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच बन गया। बेंच कौन सा बना? बेंच बना जनाब जमाल खान मुंदोखेल साहब की सरबराही में, उसमें मोहम्मद अली मदर साहब भी शामिल हैं। तो अब ये खत लिखते हैं, जनाब जो प्रोसीजर कमेटी है ना, जजेस कमेटी, उसको खत लिखते हैं, यानी याहिया अफरीदी साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब को, और वो ये कहते हैं कि जनाब 2 लोग जो है ना इस बेंच में शामिल ना किए गए। वो कौन लोग हैं? 2 वो लोग हैं जनाब जमाल खान मुंदोखेल साहब जो आईनी बेंच की जजेस कमेटी के रुकन हैं, और मोहम्मद अली मदर साहब वो भी उस जजेस कमेटी के रुकन हैं जिन्होंने 27 जनवरी को केस नहीं मुकर्रर कर रखा, वो कस्टम वाला जो केस है जिसको ये कहते हैं जनाब वो पुराने बेंच में जो हमने सुनवाई करनी है वहां ये लगाया जाए, वो वाला केस था। तो वो ये कहते हैं जनाब ये जो 2 जजेस हैं ना ये उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, बल्कि ये भी नहीं शामिल होने चाहिए, और जो दूसरे 2 जज हैं यानी चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान साहब वो भी शामिल नहीं होने चाहिए इंट्रा कोर्ट अपील में, क्योंकि अब ये खत में ही लिखते हैं कि जनाब ये जो है ना ये मफादात का टकराव है, यानी यही वो जज साहबान हैं जिन्होंने हमारे हुक्म पे, जुडिशियल ऑर्डर पे, एक इंतजामी हुक्म के जरिए हमारे जुडिशियल ऑर्डर जो है उसको जनाब सबोताज किया है। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं जनाब साढ़े ऑर्डर से अमल दरामद जिन लोगों ने नहीं किया ना, वो 4 लोग ने, चीफ जस्टिस साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मुंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब। तो ये केस ना सुने आप, तुम बेशक 26 मई की तरमीम सुनते रहो, तुम भी तो मुतासरा फरीक हो ना ਉਹਦੇ ਚ, लेकिन तुम कहते मैं सुनना, और ये यार उन्होंने 26 मई की तरमीम दी चीफ जस्टिस नहीं बन सके, यही वजह हुई है ना। और ये मोहम्मद अली मदर साहब पे शायद में भी इनको कोई और भी ताप हो, क्योंकि अगर ये 26 मई की तरमीम ना आती तो ये जब याहिया अफरीदी साहब ने रिटायर होना है ना, तो उस वक्त फिर तरतीब इस तरह होनी थी ना, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस, और मंसूर अली शाह साहब ने जनाब नवंबर 2027 में रिटायर हो जाना था, और उसके बाद मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस बन जाना था, और उन्होंने 2028 में दिसंबर 2028 तक चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद फिर याहिया अफरीदी साहब की बारी आनी थी, और याहिया अफरीदी ने 2030 तक रहना था, और 2030 उससे पहले ही जो मोहम्मद अली मदर साहब है इन्होंने रिटायर हो जाना था। अब जो है अब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं, और याहिया अफरीदी साहब जब अपनी मुद्दत 3 साल की पूरी करके ये 24 या 25 अक्टूबर 2027 को रिटायर होंगे, तो उस वक्त जो 3 सीनियर तरीन जज होंगे जिनमें से इंतखाब किया जाएगा चीफ जस्टिस का, तो वो होंगे जनाब मंसूर साहब, उन्होंने महीना करेंदा होना, और उसके बाद जनाब मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने वो दिसंबर 2028 तक अगर वो बनते हैं तो उन्होंने रहना है, और उसके बाद मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं उन्होंने 4 अक्टूबर 2029 तक उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। वो जो 3 रुकनी पैनल होगा उसमें मोहम्मद अली मदर साहब का भी नाम होगा। तो बहरहाल ये एक अलग इशू है। मंसूर अली शाह साहब के खत से एक और चीज वाज़ेह होती है कि मैंने कभी नहीं देखा, ये पहली मरतबा हुआ है कि जनाब उस बेंच के सरबराह यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब अपने फैसले का पीछा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत उनकी मर्जी का बेंच करें। लेकिन ये जो मुझे नजर आ रहा है, अब वो जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो भी लगी हुई है, उससे पहले ये फैसला सुनाना चाह रहे हैं। वो शायद 1 बजे उसकी समाअत हो, ये सुबह जनाब इन्होंने 9 बजे रख ली है। अब उस इंट्रा कोर्ट अपील को गैर मौसर बनाने के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो शोकाज नोटिस था ना नजर अब्बास के नाम तो इन अदालत का, वो विड्रा कर लिया जाएगा, क्योंकि नजर अब्बास ने तो शोकाज नोटिस को जारी किया, फाइनल ऑर्डर को तो जारी नहीं किया ना। अब जब वो 6 रुकनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे तो वो कहेंगे जनाब उसका तो तफसीली फैसला आ गया है, या तो आप तफसीली फैसले को चैलेंज करें, और तफसीली फैसले में नजर अब्बास साहब मुतासरा अफरीकी नहीं होंगे बज़ाहिर, क्योंकि वो शोकाज नोटिस जो है वो तो विड्रा किया जा चुका होगा, और बाकी जो है वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उस हवाले से वो जो कहना चाहेंगे
जो हदायत जारी करना चाहेंगे वो कर देंगे। और फिर अगर वो वही ऑब्जर्वेशन जो हैं या हामिद खान साहब ने जो दलाइल दिए हैं और या सलाहुद्दीन साहब ने जो दलाइल दिए हैं, अगर उनको देखा जाए फिर तो जनाब ये जो कमेटी के दोनों कमेटियों के जो अरकान हैं वो मुर्तकब हुए हैं इनका अदालती हुक्म ना मानने की, और अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने से अगर कोई इनकार करता है तो फिर वो तौहीन अदालत का मुर्तकब करार पाता है। इन्होंने कहा था, वैसे दौरान समाअत इन्होंने ये बात की थी जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, क्या इंतजामी कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है वगैरह वगैरह, इस तरह की इन्होंने बात की थी। तो लेकिन इनका नाम हम उस तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो दे सकते हैं ना, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ना करें लेकिन ऑब्जर्वेशन तो दे सकते हैं ना। फिर ये भी इन्होंने कहा था जनाब आप ये मामला फुल कोर्ट को क्या भेज सकते हैं, तो हामिद खान साहब ने तो कहा था भेज सकते हैं जनाब, और ये भी मुमकिन है जनाब ये ऑब्जर्वेशन वगैरह दे के ये सवालात उठा के ये मामला जो है ये फुल कोर्ट को भेज दें। बहरहाल ये जो फैसला आएगा ना ये तलखियों में इजाफा करेगा। अब ये खुद देखें कि जनाब जो लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, एक लार्जर बेंच, वो जो काजी साहब ने साफियों वाला नहीं आज खुद नोटिस लिया था, तो उन्होंने कहा जनाब इस पर बेंच बनाया जाए, तो वो जो लार्जर बेंच था वो बंदयाल साहब भी थे, मुनीम अख्तर साहब, जिसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था कि चीफ जस्टिस जो होता है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, वो डिक्लेयर, तो उसमें यह था कि जनाब अगर जुडिशियल आर्डर भी हो जाए ना, अवलन तो ये रिकमेंडेशन होती है, लेकिन अगर जुडिशियल आर्डर जारी हो जाए ना फिर ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं और कब बनाते हैं, ये इन्हीं की जजमेंट है, लार्जर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की। तो फिर ये अब चीफ जस्टिस की जगह जनाब जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो कमेटी बन गई है, तो फिर ये कमेटी के इख्तियार बनते हैं ना उस जजमेंट की रोशनी में कि वो कब लगाती है, किस बेंच के सामने लगाती है, ये तो कमेटी ने फैसला करना है। और बहरहाल वहाँ ये भी कहा गया कि जनाब आपने 26 में आईनी तरमीम का तो आप मामला देख ही नहीं सकते, और ये जो बेंच बना हुआ है आपका, ये जो कार्रवाई कर रहा है ये भी कानून के मुताबिक नहीं है, गैर कानूनी है, जो ख्वाजा हारिस ने और एहसन मून ने दलाइल दिए थे। लेकिन उस तरफ जाएगा कोई नहीं, जाएगा हामिद खान वाले दलाइल की तरफ, और जो इनके अपने ऑब्जर्वेशन हैं उनकी तरफ मामला जाएगा। और फिर ज़ाहिर है अगर ये इस तरह का फैसला करेंगे, माजी में जब वो सजाद अली शाह वाला इशू बना था ना, तो वो जो 58(2)B ख़त्म की गई असम्बली से, पार्लियामेंट से, तो वो जनाब अदालत में बैठे थे, वकील साहब भागे भागे आए जनाब 58(2)B जनाब वो ख़त्म कर दिए, तो उन्होंने कहा जनाब सस्पेंडेड ज़ुबानी, जैसे इन्होंने ज़ुबानी कार्रवाई शुरू की, ज़ुबानी कह दी है उनके मैच में, सस्पेंडेड मेरे ख्याल में शेख साहब और आरफ चौधरी साहब उनके साथ बैठते थे। और फिर एक और वकील साहब भागे भागे दूसरे बेंच में चले गए, सईद इस्माइल सिद्दीकी साहब वाले में, तो उन्होंने कहा जनाब जो सजाद अली शाह साहब वाला फैसला वो सस्पेंडेड वो मुअत्तल कर देते हैं, ज़ुबानी अहकाम जारी हो रहे हैं सर। तो इस तरह की सूरत हाल मुझे अब बनती है। ज़ाहिर है अब अगर 6 रुकनी बेंच जो है उसके पास भी इंट्रा कोर्ट अपील लगी हुई है, तो इनका फैसला मेरे ख्याल पहले आ जाएगा, तो वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब कि हमारे पास ये मामला लगा हुआ है, तो ठीक है शोकाज वापस हो गया, लेकिन बाकी प्रोसीडिंग जो है उसको भी हम देखेंगे, वो इनका जो इनकी जो कार्रवाई है उसी पे अमल दरामद रोक दें। फिर फड्डे पाना ना, फड्डे बदना ना, और दूसरे थे आइन और कानून, ये तो सियासी मामला सारे सियासी अंदाज में ये फैसले किए जा रहे हैं। तो फिर एक पास इस तरह का फैसला है, दूसरे पास कीमत को रखते हैं जनाब, जनाब बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक तराजू जरा इंसाफ का बराबर रख के तो लिया जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।